हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन वहाँ एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यताकांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट व कंटेंट निकल सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यताकांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सब कुछ आपको ये टू जेड पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग आपके एग्जाम में दोस्तों जो पूरा आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 30 पीडीएफ में इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब आप लोग सबसे पहले उन 6 मूल अधिकारों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है दोस्तों आपका समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, चूंकि ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के टेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। तो हर टेंड से दोस्तों, हर फॉर्मेट से आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रिपेयर करने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे दोस्तों? तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। और अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट है आपका अनुच्छेद 32 दोस्तों, तो इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हर कंटेंट को दोस्तों इसमें आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। डायरेक्टली आपके हर कंटेंट से दोस्तों यहाँ पे हर आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी कि विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब एक मोस्ट बार नोट देखिए ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पॉइंट है हमारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हमारे अधिकार हैं या आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते या समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है, ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों ये कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण यह है दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं, बहुत सारी वैकेंसीज का आप दोस्तों एग्जाम डेट भी लग चुका है, एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो बहुत सारी लगी, आप जानते हैं। बात की जाए एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीए 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है, आप लोग जानते हैं एग्जाम डेट आ चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 होने जा रहा है, ये भी एएलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट से किसी भी टेंड में पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देशिका का विचार,
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका है आयरलैंड के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसके अलावा उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। सब कुछ आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। अगला आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों यहाँ से आर्टिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब देखिएगा दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होके चलेंगे। अब यहाँ से दोस्तों यानी कि इस टॉपिक से आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं कंप्लीट करके आपके सामने लगा दी गई, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। पॉइंट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 की, तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोनों ट्रेंड से ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन दोस्तों घुमा के भी पूछ ले आते हैं कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44 आपका सुपर रहेगा। इसमें दोस्तों नागरिकों के लिए एक समाज सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आयो। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं
तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टेंस से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को हर एंड से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। आगे बढ़ेंगे। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप प्रिपेयर रखेंगे। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन से यानी विकल्प लगाकर कभी नहीं पढ़ाते। विकल्प से सारी चीज़ें दोस्तों आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। अलग अलग टेंस से कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। सबसे पहले एक तरफ समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब इस एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहीं पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट को भी हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाना चाहते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से भी बन सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। आप लोग जानते हैं दोस्तों डायरेक्टली आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी मेंशन कर ली गई है। यानी दोस्तों इस टॉपिक की परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है दोस्तों हमारे क्वेश्चन का
ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए इस शीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी राजगिरे थी। नेक्स्ट शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे। शुंग वंश की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी स्थापना यानी इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट गुलाम वंश की बात की जाए दोस्तों, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इनकी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट संगम वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए। आपका दोस्तों जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हो सके दोस्तों उनको प्रिपेयर रखिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जानते हैं आपकी इस वैकेंसीज में सीटें कितनी है, कंपटीटर कितने, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों तैयारी की आपको आवश्यकता है। अगला देखिएगा, बात की जाए राष्ट्रकूट वंश के दोस्तों, तो इनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यकेट थी। पल्लव वंश की बात की जाए, इनकी स्थापना दोस्तों सिंह विष्णु ने की थी, इनकी राजधानी काशीपुरम थी। चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इनकी राजधानी बादामी यानी कि वापी थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट वर्धन वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक पुष्यभेती थे और इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सुमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था आपका सुपर टॉपिक, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। क्लियर रहेंगे आप लोग। अब आप जानते हो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए। तो पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर दोस्तों जिला पंचायत। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक एक पॉइंट को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं सूची में दोस्तों इसका वर्णन है, जिसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों 4 क्वेश्चन और यहाँ से सॉल्व कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में।
और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी समितियां हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अलग अलग ट्रेंड से सारी चीजें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डॉक्टर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में विकल्प को हटाने के लिए भी दे दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो हर ट्रेंड से आप लोग इसको प्रिपेयर रखेंगे। पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए हनुमंतराव समिति, दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये 1983 में गठित की गई थी। GV राव समिति दोस्तों 1985 में गठित की गई थी। LM सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति मोस्ट मॉडल जो कि 1957 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में गठित हुई थी। और थुंगन समिति दोस्तों ये 1989 में गठित हुई थी। ये सारी समितियां दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, 4 क्वेश्चन और कलेक्ट कीजिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था दोस्तों, तो अशोक मेहता समिति ने। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। आपका सुपर टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिनमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। 7 स्थलीय सीमा से वाले भारत के पड़ोसी देश तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एवं बांग्लादेश है। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश तो श्रीलंका एवं मालदीव हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिएगा दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आप चलिए दोस्तों इस सीट को आपको अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में भारत के साथ इनकी कितनी बाउंड्री साझा होती है, यानी कि सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई है। भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दी गई, कितने से इनकी बाउंड्री साझा होती है। और उन दोस्तों भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए। एक साथ परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश की, तो यह भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्यों से इनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी क्रम से लगाए गए दोस्तों। सबसे ज़्यादा जिसकी बाउंड्री टच होती है सबसे पहले नाम दिया गया है, क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। बात की जाए दोस्तों चीन की, तो यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से इनके नाम हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान की, तो यहाँ भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से इनके नाम है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों आपका नेपाल है, देखेंगे हम लोग। तो यह भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्यों से इनके नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट दोस्तों आपका म्यांमार लगा हुआ है, जो कि भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 4 राज्यों से नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है दोस्तों
भूटान जो कि भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट है दोस्तों आपका अफगानिस्तान, यानी सबसे कम इसी का है। भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। टोटल एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है लद्दाख। पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने, रिवाइज आपको जरूर करने दोस्तों। हम इसीलिए आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी स्टूडेंट हमारे दोस्तों पीडीएफ को ले चुके हैं दोस्तों, हो सके तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पूरा पर्याप्त समय है आपके पास दोस्तों। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट आपकी बन जाएगी। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो दोस्तों कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को दोस्तों इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है, पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ आएगा। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपकी कम समय में क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए दोस्तों इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से दोस्तों क्लियर हो सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। अगला, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। अगला, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। और पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो मंदारिन है। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? वो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो नेपिडा है। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट रख के चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका सबसे ब्रिटिश का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक, वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन लगाया गया है। और बायो के मोस्ट दोस्तों क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, कंसंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जोनासी साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते तो हेलोफाइट। और दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? जीवाणु। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक गोले की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या दोस्तों? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है वो लाइसोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक है तो ह्यूगो डी व्रीज। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? अनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डेड डैश कर दिया गया, क्या होता है? तो खून का बहना बंद नहीं होता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है तो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी कि ऑक्सीजन ले जाना, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका,
लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। और हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? तो झाड़ियों का अध्ययन। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? तो भूमि का। नेक्स्ट, नाशपाती यानी पेड़ का कौन सा भाग खाया था? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य की रक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्षा बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। यहाँ तक इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।